वर्तमान में रमल नवरत्न के 25वें भाग में है, जो बलाबल रत्न का अंतिम भाग है। और इस बलाबल रत्न के अंतिम भाग में शकलानाम बलाबल ज्ञानम, शकलों का बलाबल कैसे जानना है, और दृग्बल विचार, शकलों के दृग्बल विचार, इन दोनों विषयों पे आचार्योक्त श्लोकों के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। प्रयोजनं तु सर्वेषां पूर्वं कथितवान् किल, खण्डं प्रस्तारके यत्र गृहे च पतितं किल, शकुनादिषु पंक्तिषु तद्गृहे बलवान् भवेत्, द्वितीयादिके गृहे यत्र यदि स्यादधिकं फलम्। यहाँ द्वितीयादिके नहीं होना, द्वित्रियादिके गृहे यत्र यदि स्यादधिकं फलम्, नो चेत् शून्य बलम ज्ञेयं बलमेवं विचारयेत्। बल कैसे विचार करना चाहिए शकल का, यह बात 95, 96वें श्लोक में और 97वें श्लोक के पहले वाक्य में आचार्य यहाँ बता रहे हैं। इनको पुनः शब्दशः देखने का प्रयास करते हैं। प्रयोजनं तु सर्वेषां पूर्वं कथितवान् किल, खण्डं प्रस्तारके यत्र गृहे च पतितं किल, शकुनादिषु पंक्तिषु तद्गृहे बलवान् भवेत्। सर्वेषां शकलानां प्रयोजनं पूर्वं कथितवान् किल, सभी शकलों का जो प्रयोजन है मैं पहले ही बता चुका हूँ। खंडम प्रस्तारके यत्र, प्रस्तारके, यहाँ प्रस्तारक का मतलब जो 16 घरों का जो निवेशन है वह प्रस्तार है, जिसको हम पहले अध्याय में देखे हैं। प्रस्तारके यत्र गृहे खंडम पतितम किला, मैंने खंड पतितम का अर्थ वह गिरता है, यहाँ गिरने का अर्थ नहीं है। प्रस्तार में जिस घर में खंड की स्थिति बनती है तो वह शकुनादिषु पंक्तिषु तद्गृहे बलवान भवेत्। तद्गृहे माने उसी घर में, शकुनादिषु पंक्तिषु, शकुन आदि जो 7 पंक्ति हैं उनमें वह बलवान होता है। अर्थात जिस घर का शकल है, अग्न्यादि तत्वों के आधार पर प्रस्तार में जो पहले अध्याय में लखियान आदि 16 शकलों का जो निवेशन आचार्य बताया है, और यदि शकुनादि पंक्तियों में वह खंड, वह शकल उसी घर में यदि पतित यानी गिरता है, यानी फिर स्थान प्राप्त करता है, तो वह खंड बलवान होगा। द्वितीयादिके गृहे यत्र यदि स्याद अधिकं फलम, नो चेत् शून्य बलम ज्ञेयं बलमेवं विचारयेत्। जब पंक्ति में 7 पंक्ति देखेंगे, 7 पंक्तियों में लख्यान आदि 16 शकलों का निवेशन होगा, और वहां पर संभावना जैसे हमारे षड्वर्ग, सप्तवर्ग, षोडशवर्ग इत्यादि जो सामान्य ज्योतिष में होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर संभावना यह बनती है कि एक से अधिक पंक्तियों में शकल अपने ही घर का, अपने ही घर में स्थित होने की संभावना बनती है। तो यहाँ आचार्य क्या करे हैं, यत्र द्वितीयादिके गृहे यदि स्यात्, माने यदि 2-3 आदि घरों में, अर्थात 2 से 1 से अधिक घरों में अपने ही पंक्ति में, अपने ही घर में यदि वह पढ़ता है, तो क्या होगा, अधिकम फलम, तदा अधिकम फलम स्यात्, तब अधिक फल होगा शकल का। नोचेत शून्य बलम ज्ञेयम, नोचेत अन्यथा, मानिए कि यदि एक स्थान में ही पड़ा हो अपने स्थान का, अथवा वो एक में भी नहीं पड़ा हो, तो फिर नोचेत शून्य बलम ज्ञेयम, शून्य बल जानना है, अर्थात शकल बलहीन समझना है। बलम एवं विचारयेत, एवं बलम विचारयेत, इस प्रकार से शकल का बल का विचार करना चाहिए। दृष्टेर्बलं तृतीयं स्यात् तत्प्रकारोऽभिधीयते, पश्यन्त्यन्योन्यखण्डानि सप्तमं सप्तमं पुनः,
द्वादशेष्वेव गृहेषु नाग्रे दृष्टिः प्रवर्तते शुभेन स्वेन मित्रेण खण्डं यच्च निरीक्षितं तत्खण्डं बलसंयुक्तमेवं ज्ञेयं विचक्षणैः। अब इन श्लोकों में आचार्य क्या कह रहे हैं? दृष्टेर्बलं तृतीयं स्यात् तत्प्रकारोऽभिधीयते पश्यन्त्यन्योन्यखण्डानि सप्तमं सप्तमं पुनः द्वादशेष्वेव गेहेषु नाग्रे दृष्टिः प्रवर्तते। दृष्टेः बलम, दृष्टि का बल, पहले तत्व के आधार पर बल बताया, फिर पंक्ति के आधार पर बल बताया। अब आचार्य कह रहे हैं दृष्टेः बलम तृतीयं स्यात्, तो यह तृतीय प्रकार का बल है दृष्टि बल, अर्थात शक्ल भी एक दूसरे को देखेंगे। तत्प्रकारः अभिधीयते, अब उस प्रकार का वर्णन करने जा रहे हैं, किया जा रहा है। तो पश्यन्ति अन्योन्य खंडानि सप्तमं सप्तमं पुनः, पुनः सप्तमं पुनः सप्तमं, अन्योन्य खंडानि अर्थात आपस में, खंड क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे को देखेंगे। तो यदि एक दूसरे को देखेंगे तो कहाँ तक देखेंगे, कैसे देखेंगे? 16 घरों में तो एक समस्या हो सकता है, तो आचार्य यहीं पर समस्या का समाधान कर रहे हैं। द्वादशेषु गेहेषु दृष्टिः प्रवर्तते नाग्रे, द्वादशेषु गेहेषु एव दृष्टिः प्रवर्तते नाग्रे, 12 घरों में ही यह दृष्टि होगा, अर्थात 13वें से लेके 16वें तक जो घर बने हैं, जो बीचों बीच में उस प्रस्तार में, तो उनमें कोई दृष्टि आपस में नहीं होगी और न वो कोई दूसरे शक्लों को देखेंगे। तो ये हुआ दृष्टि बल शक्लों का। ये तीसरा बल है। शुभेन स्वेन मित्रेण खंडम यच्च निरीक्षितं तत्खंडम बल संयुक्तमेवं ज्ञेयं विचक्षणैः। स्वेन शुभेन यत् खंडम निरीक्षितं तत् खंडम बल संयुक्तम एवं ज्ञेयं विचक्षणैः। यहाँ पर केवल शुभेन ही नहीं है, श्लोक में मित्रेण भी है, तो क्या करना है? स्वेन मित्रेण शुभेन, शुभ ग्रह माने शुभ खंड से, यहाँ ग्रह तो नहीं है, यहाँ शुभ शकल से अथवा अपने मित्र से यदि खंड निरीक्षित होता है तो उस खंड को बल संयुक्त समझना चाहिए। यहाँ खंड का मतलब शकल। तो शुभेन स्वेन मित्रेण खंडम यच्च निरीक्षितं तत्खंडम बल संयुक्तम एवं ज्ञेयं विचक्षणैः, एवं विचक्षणैः ज्ञेयं। इस प्रकार से विचक्षणों को, विचक्षण ज्ञान युक्त विद्वज्जनों को जानना चाहिए। पापेन शत्रुना वापि दृष्टं चेन्निर्बलं तु तत् प्रश्ने हि शकलं चेत् स्यात् बलयुक्तं च कार्यकृत् निर्बलं चेत् तदा कार्यनाशो ज्ञेयः सदा बुधैः तस्मात् बलाबलं पूर्वं निरीक्ष्य च फलं वदेत् एवं बलविचारे च रत्नं ज्ञेयं द्वितीयकम्। अब आचार्य जी क्या कह रहे हैं? पापेन शत्रुना वापि दृष्टं चेन् निर्बलं तु तत्, पापेन शत्रुना वा अपि दृष्टं चेत निर्बलम खंडम तत्। यदि पाप शकल के द्वारा अथवा शत्रु शकल के द्वारा यदि देखा जाता हो शकल, तो उसको निर्बल शकल समझना चाहिए, बलहीन बल रहित खंड उसको समझना चाहिए। फिर प्रश्ने ही सकलम चेत स्यात् बलयुक्तं च कार्यकृत निर्बलं चेत तदा कार्य नाशो ज्ञेय सदा बुधैः। अब आचार्य क्या करें? प्रश्न, जो प्रश्न करता है और पाशा फेंकता है और उस समय में जो शकल निकलता है, यदि वह शकल चेत स्यात् बल संयुक्तम, बलयुक्तम चेत, यदि वो बलयुक्त है तो कार्यकृत, कार्य होगा, अर्थात प्रश्नकर्ता जिस कार्य से संबंधित प्रश्न कर रहा है वह कार्य होगा, इसे बताना चाहिए। निर्बलम चेत तदा कार्यनाशः, यदि वह दुर्बल है, वह शकल बल से संयुक्त नहीं है, तो कार्यनाश समझना चाहिए। तो कह रहे हैं बुधैः सदा
ज्ञेयः माने दुर्बल निर्बल शक्ल के रहने पर विद्वज्जनों के द्वारा सदा हमेशा यह समझना चाहिए कि कार्य नहीं होगा, कार्य नाश होगा। तस्मात् बलाबलम पूर्वं निरीक्षित फलम वदेत। तस्मात् इसलिए क्यों क्या कह रहे हैं? क्योंकि बल के ऊपर ही प्रश्न का कार्य का सकारात्मक फल मिलने की संभावना होती है। इसलिए बलाबलम पूर्वम निरीक्ष्य, तस्मात् पूर्वम बलाबलम निरीक्ष्य, पहले बलाबल का निरीक्षण करके अर्थात शक्लों का बल और निर्बलत्व देखकर फल कहना चाहिए। एवं बल विचारे च रत्नं ज्ञेयं द्वितीयकम्। इस प्रकार बल विचार में यह दूसरा रत्न है। इस भाग के साथ ही रमण रत्नम का द्वितीय रत्न यही संपन्न होता है। फिर मिलते हैं अगले भाग में अगले रत्न के प्रारंभ के साथ।